जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 20 सितंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीवीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और यूपीवीसीएस की जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करवाई जाती है ज्ञान सर के पेड कोर्स में। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। और ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम का पेज है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम लोग आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं। सो आज के कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यार देखो, आपको ऑलरेडी पता है कि क्लाइमेट चेंज के चलते, जलवायु परिवर्तन के चलते आर्टिक सी और एंटार्क्टिक में बर्फ जो है वो पिघल रही है। तो यहाँ पर आर्टिक सी की जो बर्फ है जो पिघल रही है उसको लेकर एक आर्टिकल है, और उसके पिघलने के कारण इंडियन मॉनसून में क्या फर्क पड़ेगा, इस रिलेशन को हम लोग जो है वो समझेंगे ज्योग्राफी के। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे वो सिंधु दुर्ग फोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे हमें क्या सबक मिलता है। नेशनल लोक अदालत 2024 हम लोग को देखने को मिल रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मणिपुर के अंदर एक संकट आया था, उसको लेकर इमरजेंसी प्रोविजन हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडिया के समुद्री भविष्य को और मजबूत बनाना है, इसको लेकर एक आर्टिकल है। तो ये सब टॉपिक्स हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं। पेन और पेपर लेकर बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी नोट डाउन करने वाली वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको नोट डाउन करना है। तो अभी रिसेंट स्टडी ये कह रही है कि आर्टिक की जो बर्फ है, आर्टिक क्षेत्र की जो बर्फ है वो जो मेल्ट हो रही है, और क्यों मेल्ट हो रही है उसका कारण आपको ऑलरेडी पता है, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग। और ये पूरे दुनिया भर के वेदर पैटर्न्स को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं पर कोई चेंजेस आएगा तो उसका इफेक्ट जो है वो पूरे दुनिया भर में हम लोग को देखने को मिलेगा। यही तो ज्योग्राफी का मेन प्रिंसिपल होता है। यस। अब इंडिया के मॉनसून की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया के अंदर जो है वो कृषि के लिए मॉनसून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्रीकल्चर के लिए। मॉनसून जो है वो गड़बड़ होगा तो उसका डायरेक्ट असर हम लोग को जो है वो इंडिया की फूड सिक्योरिटी में देखने को मिलता है। यस। तो ये बेसिकली बताया जा रहा है कि इंडियन मॉनसून इससे बुरी तरह से अफेक्ट हो रहा है। रिसर्चर्स जो है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशियन रिसर्च के और साउथ कोरिया के कोरिया पोलार रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है यहाँ के इन इंस्टीट्यूट्स के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बताया है कि इंडियन समर मॉनसून रेनफॉल के अंदर अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। और वो तो आप जानते ही हैं क्यों हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण। भाई मॉनसून के बारे में पता नहीं लग रहा है कि अब मॉनसून जो है वो किस समय से आएगा, किस समय तक चलेगा, वी डोंट नो। क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हो रहा है, कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही। वेदर पैटर्न पूरा डिस्टर्ब हो गया है, ये इन्होंने बताया है। अब हमें ये चीज समझनी है कि किस प्रकार से आर्टिक सी जो है उसकी बर्फ जो पिघल रही है वो कैसे इंडियन मॉनसून को इन्फ्लुएंस कर रही है। इसके कॉन्सेप्ट आप समझिए एक एक करके। पहला हम लोग को देखने को मिल रहा है सेंट्रल आर्टिक सी आइस डिक्लाइन। तो लोअर सी आइस के लेवल जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं सेंट्रल आर्टिक के अंदर, उसने रेनफॉल जो है वो कम कर दी है वेस्टर्न और पेनिनसुलर इंडिया में। देखो, सवाल ये उठ रहा है कि अभी भी इसके अंदर क्लैरिटी जो है वो नहीं दी गई कि वहां पे बर्फ पिघलेगी तो यहाँ पे वेदर पैटर्न कैसे चेंज होगा। किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया है? देखो मैं आपको नॉर्मल सी चीज समझाता हूं। पूरा गेम जो है वो लो प्रेशर और हाई प्रेशर का है, बात समझिएगा। पूरा गेम लो प्रेशर और हाई प्रेशर का है। अगर लो प्रेशर हम लोग को देखने को मिलेगा कि आर्टिक क्षेत्र में डेवलप होगा, लो प्रेशर डेवलप हो रहा है तभी तो बर्फ पिघल रही है ना, टेम्परेचर तभी तो हाई हो रहा है। कहीं पर भी टेम्परेचर लेवल हाई होता है, इवेपोरेशन होता है, तो उस क्षेत्र में लो प्रेशर होता है, और हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है ना भैया, कि जो बादल जो वेस्टर्न और पेनिनसुलर इंडिया में होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे, वो मूव कर जाएंगे, तो हवा उनको मूव कर देगी। और जब हवा उनको मूव करेगी तो कैसे यहां पर फिर रेनफॉल होगी? नहीं होगी ना। सिंपल कॉन्सेप्ट जो कि यहां पर लिखा नहीं है। पहली लाइन में ही आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई बर्फ पिघलने से इंडिया के अंदर मॉनसून डिस्टर्ब होने या पूरे दुनिया भर में वेदर पैटर्न चेंज होने का क्या मतलब है। तो भाई जहां पर बर्फ पिघल रही है उसका मतलब है कि वहां पर टेम्परेचर हाई होगा तभी तो बर्फ पिघलेगी, और जिस क्षेत्र में टेम्परेचर हाई होगा वो क्षेत्र लो प्रेशर जोन बनेगा।
और जब लो प्रेशर जोन वो बनेगा तो आसपास के हाई प्रेशर जोन जो होंगे वहां से विंड जो होगी वो ट्रैवल करेगी लो प्रेशर की तरफ। यस, यही पढ़ा है ना आपने, बेसिक प्रिंसिपल है ये। और ये कॉन्सेप्ट तब क्लियर होते हैं आपके जब आपके बेसिक प्रिंसिपल्स क्लियर हो और जिसका यूज आप बड़े से बड़े टॉपिक पे, टिपिकल कॉम्प्लेक्स टॉपिक में कर सके। तो इसके कारण देखो लिखा है आइस कवर जो है वो कम होगा तो हीट ट्रांसफर जो है वो बढ़ जाएगा ओशियन के ऊपर, फ्रॉम ओशियन टू एटमॉस्फेयर, जो कि यहां पर हम लोग को स्ट्रेंथन कर देगा, मजबूत बना देगा रॉसबी वेव को। और ये वेव जो हम लोग को जो है वो देखने को मिलेंगी पूरे दुनिया भर के पैटर्न को जो है वो शिफ्ट कर देंगे। अब ये अगर आप ऐसे पढ़ते सिंपल एज इट इज तो आपको चीजें समझ में नहीं आती, बट जैसे मैंने भी आपको सिंपल कॉन्सेप्ट में 2 लाइन में समझा दिया, आपको चीजें दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी बताओ। कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तभी तो बर्फ पिघल रही है और तभी बर्फ जो पिघलेगी टेम्परेचर बढ़ने के कारण तो वहां पर लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ जाएगी तो पूरे दुनिया भर का विंड पैटर्न चेंज होगा इंक्लूडिंग इंडिया। देखो लिखा है ये हाई प्रेशर जो है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्रिएट हो जाता है और लो प्रेशर जो है वो मेडिटेरेनियन के ऊपर बन जाता है। इसके कारण हम लोग को वेस्ट और पेनिनसुलर रीजन की तरफ जो है वो ज्यादा रेन हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। और ये प्रोसेस का शिफ्ट जो हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स भी जो है वो नॉर्थ की तरफ जो है वो चली जाएंगी तो उसके कारण इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है वो एडिशनल रेनफॉल हम लोग को देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर वेस्टर्न और ये जो पेनिनसुलर इंडिया है उससे बादल जो है वो शिफ्ट हो गए। तो ये इतना इस तरीके से पढ़ना नहीं है आपको, आपको पढ़ना है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, वही चीज आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट, अब देखो लो सी आइस हम लोग को बैरेंट कारा सी रीजन में देखने को मिल रहा है जो कि हाई प्रेशर सिस्टम जो है वो साउथ वेस्ट चाइना में क्रिएट कर रहा है। अब वहां पर अगर आर्टिक क्षेत्र के अंदर अगर लो प्रेशर होगा तो दूसरी जगह पर हाई प्रेशर तो होगा ही। तो ये हाई प्रेशर जोन जो है वो क्रिएट हो रहा है कहां पर, चाइना के पास। ये इंश्योर कर रहा है एक पॉजिटिव आर्टिक ऑसिलेशन को। और यहाँ पर हाई प्रेशर जो है वो नॉर्थ अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में देखने को मिल रहा है जो वीक कर रहा है पूरे दुनिया भर के वेदर कनेक्शन को और इंडियन मानसून सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर रहा है। और डिस्टर्बेंस हम लोग को रेनफॉल में देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, वाइल सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है उसमें कम रेनफॉल हम लोग को देखने को मिलेगी। बारिश बिल्कुल ही नहीं होगी ऐसा नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं इफेक्ट तो हम लोग को देखने को मिलेगा ही, एज सिंपल एज दैट। जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बर्फ पिघल रही है, जिस और बर्फ पिघलने के कारण मानसून में क्यों अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो रही है ये आप समझ ही चुके हो, मुझे आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है। इवन जो अरेबियन सी जो है वो गर्म हो रही है तो वो भी और इस क्षेत्र के जो लोकल वेदर पैटर्न्स है, रीजनल वेदर पैटर्न्स है, उनको जो है वो डिस्टर्ब कर रही है, जो चीजों को और फर्दर जो है वो कॉम्प्लिकेट करती है, स्पेशली रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को। तभी तो हम कहते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कहीं बारिश हो रही है कहीं नहीं हो रही है, तो ये एक इशू है। यस, अब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कौन बारिश लेकर आता है? अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, अरेबियन सी पर हम लोग को देखने को मिलता है कि जब मॉइस्चर बढ़ता है, नमी जो है वो बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं लो प्रेशर जोन जो है वो क्रिएट हो रहा है, तो उसके कारण बादल जो है वो इस तरफ खींच के आ जाता है। दूसरा, विंड पैटर्न के चेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, जब विंड पैटर्न जो है वो चेंज होती है, अरेबियन सी कंबाइंड विद स्लोअर विंड ओवर नॉर्थ इंडिया, तो ये मॉइस्चर को जो है वो नॉर्थ वेस्ट रीजन में ट्रैप कर देती है और मॉइस्चर ट्रैप हो गई, लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ तो ऑटोमेटिकली हवा जो है वो इस तरफ खिंचती हुई आएगी और हवा अपने साथ बादल लेकर आएगी। प्रेशर ग्रेडियंट में शिफ्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, वही सेम चीज है, लो प्रेशर हाई प्रेशर का पूरा फिनोमेना है। ज्योग्राफी के अंदर मैक्सिमम, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैक्सिमम जितनी भी चीजें आप देखेंगे आपको लो प्रेशर हाई प्रेशर से कनेक्टेड ही जो है वो नजर आएंगी। अब रॉसबी वेव्स जो है वो क्या होती हैं? तो रॉसबी वेव्स जो है वो एक लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक वेव्स हम लोग को देखने को मिलती हैं जो कि जेट स्ट्रीम्स में हम लोग को जो है वो नजर आती हैं। ये बेसिकली अर्थ के एटमॉस्फेयर के मिड लैटिट्यूड्स में हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं। आप थोड़ा सा ऊपर जो है वो जाएंगे धरती से तब आपको जो है वो ऊंचाई पर जो है वो नजर आएंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो क्रिएट करती है पूरे दुनिया भर के वेदर पैटर्न में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका होता है। हीट डिस्ट्रीब्यूशन को पूरे प्लैनेट में जो है वो बैलेंस करने का काम करती है रॉसबी वेव्स। ठीक है, इंडियन समर मॉनसून की रेनफॉल का क्या इंपॉर्टेंस है तो आपको ऑलरेडी पता है भाई, मॉनसून से डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे हमारा कृषि, हमारा एग्रीकल्चर। 61% इंडियन फार्मर्स जो है वो रिलाय करते हैं बारिश के ऊपर। फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, गांव की आजीविका के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। 55% ऐसी फसलें हैं जो
बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है इंडिया के अंदर, वो हमें देखने को मिलती है। तो मानसून जो है वो बैकबोन है इंडियन एग्रीकल्चर की। फिर 70 से 90% इंडिया की एनुअल रेनफॉल जो है वो मानसून से ही आती है, राइट? और इससे दोबारा से नदियां, लेक्स, ग्राउंड वाटर जो है वो हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं। फिर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी इसका हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। भाई गांव क्षेत्रों में आजीविका लोगों की इसी से डिपेंडेंट है, और अगर मानसून में गड़बड़ी होगी तो मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, फूड इनसिक्योरिटी के कारण। तो खाने में फूड का इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, तो गाइस अब हम बात करेंगे सिंधु दुर्ग फोर्ट के बारे में, सिंधु दुर्ग किले के बारे में। देखो ये बात है शिवाजी महाराज जी की। एक्चुअली भी क्या हुआ था, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का 26 अगस्त 2024 को एक स्टैचू, जिसको 1 साल भी पूरे नहीं हुए थे, और वो स्टैचू जो है वो ढह गया। अब ये स्टैचू जो एरिक्ट किया गया था, ये राजकोट फोर्ट में किया गया था, राजकोट किले में किया गया था, मालवन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के, जो कि बहुत ही कुछ ही महीने बस टिक पाया। और इसी को लेकर पब्लिक के बीच में आक्रोश फैल गया बुरी तरह से। और इसी इवेंट ने एक इंसिडेंट को जो है वो हाईलाइट किया, जो इंसिडेंट था सिंधु दुर्ग किले का। तो आपको बेसिकली सिंधु दुर्ग किले के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन के अंदर 90% से ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन बनेंगे। 25 नवंबर 1664 को सिंधु दुर्ग किले का निर्माण होना शुरू हुआ, और ये कंप्लीट हुआ 29 मार्च 1667 को। ये किला कहां पर है, तो एक कुर्ते आइलैंड करके हम लोग को देखने को मिलता है अरेबियन सी में, जहां पर शिवाजी महाराज जी के द्वारा ये किला जो है वो बनवाया गया था। मेनली किस पर्पस के लिए? क्योंकि उस समय जो था हमें देखने को मिला था कि समुद्री व्यापार के जो मार्ग थे उसको सुरक्षित करना मेन प्रायोरिटी थी, और समुद्री व्यापार के मार्ग जो है उनको स्थापित करना था शिवाजी महाराज जी को। शिवाजी महाराज जी जो थे वो नेवल या मैरीटाइम उसमें कॉमर्स में जो है वो इन्वॉल्व हो रहे थे। और यहाँ पर एक एक्सपर्ट थे जिनका नाम था हिरोजी इंदुलकर। तो ये पूरे कंस्ट्रक्शन की देखभाल कर रहे थे, और शिवाजी महाराज जी पर्सनली सर्वे करते थे साइट का। फिर इसके अलावा इसमें बहुत सारे लेबर्स इन्वॉल्व हुए थे, यानी कि 3000 से ज्यादा लेबर्स थे, राइट? 500 स्टोन कटर्स थे, 200 ब्लैक स्मिथ थे, 100 गोवियान्स थे। अभी गोवियान्स जो है वो कौन होते हैं, तो मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ डिटेल में। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, कभी कभी क्वेश्चन ये गोवियान से रिलेटेड जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि गोवियान कौन है। तो ये बेसिकली गवर्नर होते थे, जो कंस्ट्रक्शंस वगैरह को जो है वो देखते थे अलग अलग इनके ऊपर, जैसे अब वो होते ना कॉन्ट्रैक्टर्स, वो। तो ये हम लोग को देखने को मिले थे कि गोवियान इसके अंदर इन्वॉल्व थे, 100 कॉन्ट्रैक्टर्स, सोचिए आप। फिर इसके अलावा 4 किलोमीटर के एरिया पर ये पूरा किला जो है वो फैला हुआ था। इसमें हम लोग को जो है वो देखने को मिला था कि 10 मीटर की लंबी दीवारें थी, और इतनी मजबूत दीवारें थी कि बड़े से बड़ा समुद्र का तूफान भी इनको हिला नहीं सकता था, और ना ही कोई नेवल अटैक इनको हिला पाता था। इसके अंदर 45 सीढ़ियां थी, ये गार्ड्स के लिए थी बेसिकली, और यहाँ पर गार्ड्स को भी जो है वो रखा गया था। और इस पर्टिकुलर किले में हनुमान जी का एक मूर्ति थी, स्टैचू था, जो साउथ की तरफ फेस कर रहा था, और वो एक सिंबल था कि इस स्टैचू को कोई तोड़ नहीं, यानी कि इस किले के ऊपर कोई भी संकट आ ही नहीं सकता। तो और इसकी लोकेशन भी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उस समय ये सिद्धीज, पोर्चुगीज और डच जो फॉरेन पावर्स हम लोग को देखने को मिली थी, तो उनको वो करना था, काउंटर करना था, कि वो इस व्यापारिक मार्ग को जो है वो अपने कंट्रोल में जो है वो ना कर ले। ये शिवाजी जी का मेन ऑब्जेक्टिव भी था। तो ये फैक्ट थोड़ा सा आप जो है वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मराठा सोल्जर्स यहाँ पर गार्ड करते थे पूरे किले को, राइट? और आगरा में जब शिवाजी जी जो है वो इम्प्रिजन्ड में थे, यानी कि उनका जो कारावास था, उसके बावजूद यहाँ पर गोविंद विश्वनाथ प्रभु जी के अंडर जो है इस कंस्ट्रक्शन का को कंटिन्यू जो है वो किया गया, इस किले के कंस्ट्रक्शन को। तो ये फैक्ट थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ये किला जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूरत जो है वो एक मेजर मुगल ट्रेडिंग हब हुआ करता था। ग्रेटेस्ट एम्पोरियम ऑफ द ओरिएंट के नाम से ये जाना जाता था, ओरिएंट का सबसे बड़ा एम्पोरियम के नाम से। तापी नदी के ऊपर ये लोकेटेड था, राइट? तो ये सूरत की रेट जो है वो लगातार सिंधु गर्ग पे जो है वो पड़ती रहती थी, राइट? पहली रेट जो है वो सूरत पर पड़ी थी 1664 में, जनवरी 1664 में शिवाजी महाराज जी ने सूरत पर रेड किया, और मुगल फोर्सेस जो थे उनको सरप्राइज किया। और फिर वही सेम चीज वहां पर भी मुगल फोर्सेस की तरफ से भी हमेशा स्ट्रेटेजीज बनाई जाती थी कि ये सिंधुगढ़ किला जो है इस पर कब्जा जो है वो करना है। फिर दूसरी रेड सूरत पर पड़ी थी 1670 में, शिवाजी महाराज जी ने दूसरी रेड करी सूरत पर, और वहां पर लगभग 6.6 मिलियन का खजाना जो है वो अपने कब्जे में कर लिया।
लूट में गोल्ड थे, कॉइन्स थे, बहुत सारी चीजें थी। फिर इसके अलावा शिवाजी महाराज जी की लेगेसी के बारे में बात करें तो शिवाजी महाराज जी जो है वो 1664 में जो है उनका राज अभिषेक किया गया। 1674 में, सॉरी, राज अभिषेक किया गया और उनको टाइटल मिला छत्रपति का। फिर इसके अलावा और भी उनके टाइटल थे जो आप ध्यान रखिएगा, शककर्ता, फिर क्षत्रिय, कुलवंत और हेमदेव। तो ये सब इनके टाइटल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। हेमदेव धर्मो धारक, इन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंट्रोल की मतलब एस्टैब्लिश किया। इनमें 8 मिनिस्टर थे जिनको हम लोग अष्ट प्रधान के नाम से जानते हैं। जब आप ये पढ़ेंगे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का एंड और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जब शुरुआत होगी तो उसी बीच में ये टॉपिक जो है वो आता है शिवाजी महाराज जी का, मराठास का टॉपिक। तो इसमें ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने टैक्सेस जैसे कि चौथ और सरदेशमुखी के टैक्सेस हम लोग को देखने को मिले थे, तो उससे काफी फायदा उठाया, अपने पूरे किंगडम को जो है वो फाइनेंस किया। फिर मराठा की नेवी थी, सिद्धूगढ़ फोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये मराठा के नेवल डोमिनेंस का एक सेंटर हुआ करता था। 9 बंदरगाह जो थे उसके ऊपर इनका पूरा कंट्रोल हम लोग को देखने को मिला था। शिवाजी महाराज जी जो थे उन्होंने मैरीटाइम सुप्रीमेसी जो है वो हासिल हासिल करी थी। भारतीय नौसेना की नींव भी जो है वो इन्होंने रखी थी। इंडियन नेवी का फाउंडेशन जो है उन्होंने रखा था। ठीक है। और लेसन हम लोग को क्या जो है वो देखने को मिलता है, उसकी मजबूती, यार इतना मजबूत ये किला था सिंधुगढ़ किला। और अभी देखिए आप, यहाँ पर एक स्टैचू जो है वो महाराज शिवाजी जी का जो है वो लगाया गया और वो ढह गया कुछ ही महीनों में। तो इसीलिए ये सिंधुगढ़ जो किला है उसकी उसके बारे में न्यूज़ में हम लोग को चीज़ें देखने को मिली हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ी-सी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा नेशनल लोक अदालत 2024 से रिलेटेड है। नेशनल लोक अदालत जो है वो 2024 में ये ऑर्गेनाइज की गई। तीसरी ये नेशनल लोक अदालत थी और इसको नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस जो थे पूरे इंडिया के, उसको रिज़ॉल्व किया गया, सेटल किया गया। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत सारे पेंडिंग केसेस इंडियन जुडिशरी के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं और ये लोक अदालत जो है वो इसीलिए ही एस्टैब्लिश की जाती है कि पेंडिंग केसेस को जल्दी से जल्दी रिज़ॉल्व किया जाए और बहुत ही कम कीमत में फटाफट केसेस को जो है वो सॉल्व करें और जो आरोपी है या दोषी है उनको जो है वो सज़ा मिले। नेक्स्ट, तीसरी नेशनल लोक अदालत 2024 के बारे में हम बात करें तो 1.14 करोड़ से भी ज्यादा केसेस यहाँ पर सेटल हुए बहुत ही जल्दी। और टोटल केसेस में से 94.6 लाख जो थे वो प्री लिटिगेशन केस हम लोग को जो है वो देखने को मिले थे। और अप्रोक्सीमेटली 20 लाख जो थे वो पेंडिंग हम लोग को अलग अलग कोर्ट्स के अंदर देखने को मिले थे। फिर इसके अलावा केसेस जो है जो रिजॉल्व हुए उसमें बहुत सारे केसेस थे, जैसे कि ट्रैफिक का उल्लंघन होना, राइट, क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंस हम लोग को जो है वो देखने को मिले थे। मतलब ये समझौता जो है वो किया गया क्रिमिनल केसेस में। कुछ रेवेन्यू केसेस हम लोग को देखने को मिले, उसमें समझौते हुए। बैंक रिकवरीज के केसेस थे, मोटर एक्सीडेंट के क्लेम्स के केसेस थे, चेक बाउंस हो जाता है उसके केसेस हम लोग को देखने को मिले थे, कुछ लेबर डिस्प्यूट्स थे। तो इस प्रकार के भी केसेस थे। सिविल केसेस में भी हम लोग को बहुत सारे केसेस देखने को मिले, जैसे कि जमीन को हड़प लिया जाता है ना, भूमि अधिग्रहण जिसको हम लोग कहते हैं, लैंड एक्विजिशन। फिर आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड केसेस थे, वो भी रिजॉल्व किए गए। टोटल सेटलमेंट की वैल्यू जो थी वो 8,482.08 करोड़ रुपीस बताई गई है। ठीक है। और लोक अदालत के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो उसको पीपल्स कोर्ट कहते हैं, यानी कि आम जनता की अदालत। और ये एक ऐसा फोरम होता है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी कोर्ट है, तो मतलब जो भी केसेस कोर्ट में पेंडिंग है या फिर प्री लिटिगेशन स्टेज में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कोर्ट के बाहर, मतलब जैसे अब वो लगाई जाती है ना, एप्लीकेशन लगाई जाती है, तो उस तरीके के केसेस होते हैं, राइट। तो उसमें समझौते वगैरह जो होते हैं, तो वो सब चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है। और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोक अदालत, राइट, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जुडिशरी के ऊपर जो बर्डन है उसको कम करना। और गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर ये आधारित हम लोग को देखने को मिलता है कि भाई जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह जो हैं, तो उनको जो है वो या तो ईजिली जो है वो समझौते के माध्यम से जो है वो रिजॉल्व कर दिया जाए। पहली लोक अदालत जो है वो गुजरात के अंदर स्टैब्लिश की गई थी, याद रखिएगा, 1982 में। और लोक अदालत जो है ये बेसिकली लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत लीगलाइज की जाती है और जो कि इसको एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड कराता है। जैसे आपको पता है ना कि जो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो भी कानून के थ्रू बनाई गई बॉडी होती है उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है जो बॉडीज, वो होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। यस, तो ये बेसिक फैक्ट आपको ऑलरेडी पता होगा। और जैसे कि जो सिविल कोर्ट्स जो होती हैं, जिनकी मतलब जिनके जो ऑर्डर्स होते हैं, उसी की सेम पावर लोक अदालत के पास हम लोग को देखने को मिलती है। और जो भी इनके डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं पार्टीज के ऊपर जो भी इन्वॉल्व होती हैं इसमें। लोक अदालत जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है नालसा के द्वारा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले नालसा के बारे में आपको बताया था, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म लिखकर बताइए। और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज भी जो है वो इसको वो करती है,
और इसके अलावा फोरम जो है वो काफी सारे डिस्प्यूट जो है वो हैंडल करती है, जैसे मैट्रिमोनियल मैटर्स हुए, लेबर डिस्प्यूट्स हुए, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। लोक अदालत के काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि इसमें कोई कोर्ट फीस लगती नहीं है। इसका प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। इसमें जजेस के साथ जो है वो डायरेक्टली पब्लिक इंटरेक्ट करती है। इसमें बहुत ही जल्दी जो है वो सेटलमेंट जो है वो हो जाता है, और फाइनल सेटलमेंट इसमें जल्दी से जल्दी करने पर टारगेट किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। इसमें पहली चीज तो ये वॉलंटरी नेचर होता है, यानी कि लोग को पार्टिसिपेट करना है तो ही वो पार्टिसिपेट करेंगे लोक अदालत में, वरना मेन मेन स्ट्रीम अदालत में ही वो रहते हैं। फिर इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, हालांकि ये रिजॉल्व बहुत जल्दी कर देती है केसेस को। ये इसका हॉलमार्क है लोक अदालत का कि इसको क्विकली रिजॉल्व करना है केसेस को। तो ये कहा जाता है कि भाई कई बार जल्दबाजी के चक्कर में फेयर जस्टिस नहीं मिल पाता, राइट। इसका स्कोप भी काफी लिमिटेड है। ये सिर्फ सेटल कर पाती है सिविल केसेस को और क्रिमिनल ऑफेंसेस को, छोटे मोटे, राइट। जैसे ट्रैफिक नियम का उल्लंघन हो गया, ये सब जो मैंने भी आपको बताए थे, ऐसे छोटे मोटे अपराध। इसमें हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि अपील का मैकेनिज्म जो है वो है ही नहीं, कि भाई इस लोक अदालत में अगर कोई ऑप्ट करता है और उसने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया, तो फिर उसके डिसीजन को आप कहीं और फिर चैलेंज नहीं कर सकते। वो फुल एंड फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है। ये इशू है। तो ये सब चैलेंजेस हैं। आप चैलेंजेस को आप कैसे निकलोगे, तो आपको इसके प्रिंसिपल को और मजबूत बनाना जरूरी है, राइट। इसमें आपको एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव करना जरूरी। काफी सारे लोगों को लोक अदालत के बारे में पता ही नहीं होता। आप स्पीड के साथ साथ न्याय जो है प्रॉपर मिलना चाहिए, इस चीज को प्रॉपरली इंश्योर करें, क्योंकि स्पीड के चलते में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर तो ये तो दिक्कत वाली कहानी हो गई है कि नहीं? फिर इसके अलावा परमानेंट लोक अदालत के जुरिस्डिक्शन क्षेत्र अधिकार को आप बढ़ाओ, और भी काफी सारे जो मामले हैं वो ये अदालत रिजॉल्व कर सके, उसके स्कोप को जो है वो इंक्रीज करो। तो ये सब इसके कुछ सजेशन है जो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो गाइज, आप लोग को ऑलरेडी पता है कि मणिपुर के अंदर अभी हाल ही में बहुत ज्यादा दंगे हम लोग को देखने को मिले हैं, और इस दंगे के बाद जो है वो क्वेश्चन उठ रहा है केंद्र सरकार के ऊपर कि भाई केंद्र सरकार जो है वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही, राइट। नागरिकों पर हमले हुए हैं, जो पुलिस की आर्मरी है जो हम लोग को देखने को मिलती है उसको लूटा गया है, ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। तो केंद्र सरकार की प्रक्रिया जो है वो पर्याप्त नहीं है, या जो भी प्रोसेस जो उसकी होती है, प्रतिक्रिया जो उसकी होती है, वो पर्याप्त नहीं है, राइट। तो इसको लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, और आर्टिकल 355 और आर्टिकल 366 जो है, तो उस पर भी जांच करने की बात की जा रही है। तो कुछ पहले मैं आपको फैक्ट बताता हूं। जैसे इंडिया का एक फेडरल स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। संघीय संरचना भारत की है, जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि फेडरलिज्म की अगर हम बात करें, संघवाद की अगर हम बात करें, तो उसका मतलब ये होता है कि किसी कंट्री के अंदर दो या दो से ज्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। तो इंडिया फेडरल सिस्टम जो है वो फॉलो करती है। यहाँ पर हम लोग को केंद्र सरकार देखने को मिलती है और अलग अलग राज्य देखने को मिलते हैं। 7 शेड्यूल के अंदर पावर्स जो है वो डिवाइडेड है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में, जिसमें पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जो है वो किसके अंदर आता है, राज्य सरकार के क्षेत्र अधिकार के अंदर आता है। अब बात करें अगर आर्टिकल 355 की, तो केंद्र सरकार जो है अगर कभी भी किसी भी राज्य के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स आती हैं, आंतरिक या बाहरी खतरे जो होते हैं, तो उससे बचाने के लिए आर्टिकल 355 जो है वो केंद्र सरकार लागू करती है। और आर्टिकल 356 जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, ये तब होता है जब राज्य सरकार जो है वो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाती है, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है और प्रॉपर तरीके से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जब काम नहीं होता, तब प्रेसिडेंट रूल लागू होता है। और प्रेसिडेंट रूल जैसे ही लागू हो गया, इसका मतलब केंद्र सरकार जो है वो राज्य के ऊपर पूरा नियंत्रण जो है वो कर लेती है। अब मणिपुर के बारे में अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें, तो मणिपुर के अंदर हम लोग को लूट देखने को मिल रही है, अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। सीधी सीधी बात यह है कि लूट और अटैक हो रहा है, और इस लूट और अटैक को राज्य सरकार रोक नहीं पा रही है। मतलब सीधी सीधी सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो राज्य सरकार के कंट्रोल में अब नहीं है, और क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो लागू होना ऑब्वियस ही बात है कि जरूरी है, क्योंकि राज्य सरकार जो है वो प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन ही नहीं कर पा रही। फिर अब इतने सीवियर नेचर जो था वायलेंस का, उसके बावजूद प्रेसिडेंट रूल जो है वो आर्टिकल 356 के तहत जो है वो इंप्लीमेंट नहीं किया गया। चिंता जो है वो यही रेस की गई कि क्या पॉलिटिकल फैक्टर इसके पीछे है, राइट। क्योंकि सेम हम लोग को सेंटर और स्टेट में सेम सरकार हम लोग को देखने को मिल रही है, तो क्या ये इशू है कि सेंटर में भी सेम सरकार है, स्टेट में भी सेम सरकार है, और इसलिए वो जानबूझ के प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं कर रहा है। क्योंकि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो गया, तो मतलब साफ साफ दुनिया को ये दिखाई देगा कि वो राज्य सरकार जो है वो एफिशिएंट नहीं, और सेम सेम ही तो सरकार है ना। प्रॉब्लम ये है। तो ये एक बड़ी चिंता वाली बात जो है वो सामने नजर आई। समझ में आ रही है बात है? तो ये चीजें हैं।
केंद्र सरकार जो है उसने स्टेप्स लिए आर्टिकल 355 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, बट ऑब्वियस ही बात है, आलोचक यही आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई और सख्ती जो है वो लाई जाए। अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम मणिपुर में चल रही है तो प्रेसिडेंट रूल क्यों इंपोज नहीं हो रहा है? अब देखो, पहले भी आर्टिकल 356 का यानी कि प्रेसिडेंट रूल का इंपोज मतलब प्रेसिडेंट रूल को लागू ही इसलिए किया जाता था कि स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन जो है उनको रद्द करने के लिए, डिसमिस करने के लिए, पॉलिटिकल रीजंस के कारण, वोट बैंक के कारण। सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने स्टेप्स जो है वो लिए हैं जिससे कि मिसयूज जो है वो इस आर्टिकल का ना किया जाए। जैसे एसआर बोमई केस हम लोग को देखने को मिलता है। इसने आर्टिकल 356 जो है वो कब लागू होगा उसकी एक प्रॉपर लिस्ट जो है वो तैयार करी थी, राइट? और ये कहा था कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होगा तभी लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो है वो पर्याप्त नहीं है प्रेसिडेंट रूल को लागू करने के लिए, और उन्होंने स्टैब्लिश किया था एक जुडिशियल रिव्यू बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी भी प्रकार से प्रेसिडेंट रूल का पॉलिटिकल मिसयूज जो है वो नहीं होना चाहिए। इनिशियली आर्टिकल 355 जो है वो डायरेक्टली लिंक कर देने की बात की गई थी आर्टिकल 356 के साथ ही, और ओवर द टाइम केसेस जैसे कि नागा पीपल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998 का केस था, उसने आर्टिकल 355 के इंटरप्रिटेशन को और भी बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट अब अलाउ करती है कि आर्टिकल 355 के तहत ही और भी मतलब ब्रॉडर एक्शंस लेने चाहिए, और भी गहराई से जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए, सख्ती जो है वो करनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। सरकारी कमीशन ने रिकमेंडेशन जो है वो दिया था कि आर्टिकल 356 जो है वो तभी लागू किया जाए जब एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस हो, राइट? नेशनल कमीशन जो रिव्यू करने के लिए आई थी कॉन्स्टिट्यूशन के वर्किंग को 2002 के अंदर, तो नेशनल कमीशन ने जो है वो ये चीज मेंशन करी थी कि आर्टिकल 356 का उपयोग जो है वो क्यों उस पर जो है वो मतलब बंद कर दिया जाए, यानी कि उसका इस्तेमाल जो है वो हमेशा नहीं करना है प्रेसिडेंट रूल का, राइट? और उसको लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर ही देखना है। ऐसे ही पुंछी कमीशन ने प्रपोज किया था कि आप लोकल इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो लेकर आओ कि स्टेट के स्पेसिफिक एरिया पर ही आप गवर्नर रूल के अंडर जो है वो इसको रखो, स्टेट को स्पेसिफिक एरिया को। और रिकमेंड किया गया कि लोकल इमरजेंसी जो होती है उसके ड्यूरेशन को जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 महीने तक जो है वो करना चाहिए। तो प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी के बीच में क्या डिफरेंस है? तो ये जो टॉपिक है ये अपने आप में आर्टिकल 352, आर्टिकल 355, आर्टिकल 356 ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको आज एक टास्क दे रहा हूँ, आपको आज ही के आज जो है ये तीनों टॉपिक्स को कवर अप कर लेना है। और जो स्टूडेंट्स हमारे जनरल स्टडीज के बैच में है तो आपके पास ऑलरेडी हमारे ये तीनों टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर्स भी आपके पास अवेलेबल होंगे, नोट्स भी अवेलेबल होंगे, तो आप प्लीज उससे रेफर करिए। नेक्स्ट, अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, आज शायद आपको ये लेक्चर लेट मिले क्योंकि ये लेक्चर ही लेट रिकॉर्ड हो रहा है। आज हम मेरे मैं जहां से ये लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ वहां पे आज पूरे दिन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बैकअप भी जो था वो पूरा फेल हो गया था। तो अभी शाम के समय पर मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और रिकॉर्ड करके जैसे ही फटाफट एडिट करके मैं आपको पोस्ट जो है वो कर दूंगा। तो हो सकता है मैक्सिमम 7 बजे तक तो आपको ये लेक्चर मिल ही जाए। बस आज के लिए माफी, क्योंकि आज अचानक से यहाँ पे कुछ काम होना था तो इसलिए पूरे दिन इन्होंने कटौती जो है वो कर दी, कुछ बड़ा फेलियर हो गया था यहाँ पे कुछ। इंडिया के मैरीटाइम फ्यूचर को मजबूत करने की बात की जा रही है, तो 20वां मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई है गोवा के अंदर, राइट? जिसके अंदर इंडिया का जो समुद्री क्षेत्र जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उसको मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। ये 2 दिन का इवेंट था जिसके अंदर 80 से भी ज्यादा मुद्दों पर बात करने की बात की हुई करी, जैसे कि हम लोग को हमारे बंदरगाह है उसको मॉडर्नाइज करना है, हमारा जो समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको और बेहतर बनाना है, समुद्री सिक्योरिटी पर काम करना है, कनेक्टिविटी पर काम करना है, राइट? इस मीटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज के सभी रिप्रेजेंटेटिव यहां पर शामिल हुए। नेशनल सेफ्टी इन पोर्ट्स कमिटी जो है इसकी एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की गई नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम प्लेटफॉर्म पर हम लोग को जो है वो देखने को मिला, यानी कि जिससे कि जितने भी जो रेगुलेटरी प्रोसेसेस है मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड, समुद्री क्षेत्र से रिलेटेड, वो एक ही जगह पर जो है वो की जा सके। और इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर का भी उद्घाटन किया गया कि जैसे काफी सारे हम लोग को डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हुए, मल्टी मॉडल डिस्प्यूट्स हुए, उसको रिजॉल्व किया, यानी कि जितने विवाद होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने एक सेंटर केंद्र जो है वो स्टैब्लिश किया इंटरनेशनल लेवल पर। और इंडियन मैरीटाइम सेंटर जो है जो कि एक थिंक टैंक है, याद रखिएगा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि सभी जितने भी लोग समुद्री क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको एक जगह पर लेकर आना और नए नए इनोवेटिव प्रैक्टिसेस समुद्री क्षेत्र को बेहतर करने की उस पर काम करना, उस पर बातचीत करना, डिस्कशन करना। काउंसिल ने प्रपोज किया कि स्टेट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा और पोर्ट रैंकिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा आपस में स्टेट जो है वो कंपीट करें, कंपटीशन करें और अपने समुद्री क्षेत्र को बेहतर करने पर काम करें, अपने स्पेशली अपने पोर्ट्स को, बंदरगाह को। सी फेयरर जो है उनको रिकॉग्नाइज किया गया कि ये एसेंशियल वर्कर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं।
राइट? और जिससे कि और जो भी लोग जैसे जहाज में जो भी लोग होते हैं उनकी वर्किंग कंडीशन को बेटर बनाने पर स्ट्रेस दिया गया। अब जैसे जो शिप वाले जो होते हैं, अब वो लंबे समय तक जो है अपने घर से बाहर रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने पर भी काम किया जाए, इस पर भी स्ट्रेस दिया गया। इंडिया के 13वें मेजर पोर्ट के कंस्ट्रक्शन जो महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, उस पर बातचीत की गई। और गालाथिया बे और अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है, ये मेजर पोर्ट के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिस पर चर्चाएँ की गई। और इसका पहला फेज़ जो है वो 2029 तक जो है वो कंप्लीट होने पर स्ट्रेस दिया गया। डिस्कशन ये भी किया गया, हम लोग को मेगा शिप बिल्डिंग पार्क जो है वो बनाना है अलग-अलग राज्यों के अंदर, कि हमारी कंट्री के अंदर शिप बिल्डिंग एक्टिविटीज़ पर काम किया जाए। ठीक है। कील लेइंग फॉर इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेजर। तो कील लेइंग सेरेमनी जो है इंडिया के लार्जेस्ट ड्रेजर की, एक जो कि एक 12,000 क्यूबिक मीटर का एक बड़ा-सा जहाज हम लोग को देखने को मिलता है, सक्शन हॉपर ड्रेजर। ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब ये है क्या? तो मैं आपको इसको जो है वो दिखाता हूँ। ये फ़ोटो में देखिए। ये देखो, ये आपको जैसे दिखाई दे रहा है ये फ़ोटो में, है ना? तो इस फ़ोटो में आप देखो, दूसरी फ़ोटो में आपको दिखाता हूँ। ये इतना बड़ा-सा जहाज है और देखो ये क्या करेगा, जितनी भी गंदगी वगैरह जो होती है ना, कहाँ पर समुद्र में, जैसे सैंड हुई, रेत हुई, तो उसको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। जिससे कि समुद्र का पानी का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो सके और बड़ी-बड़ी शिप जो है वो इसमें सस्टेन जो है वो कर सके। तो ये इसके काम हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं इस बड़े से जहाज के। राइट? तो ये चीज़ आपको जो है वो थोड़ी-सी पता होनी चाहिए और ये हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट के तौर पर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, जिस पर बात की गई है। राइट? और ड्रेजर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर, और ये बेसिकली इंडिया की डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग कैपेसिटी में एक महत्वपूर्ण प्रगति का जो है वो काम कर रहा है। फिर प्लान्स ये भी है कि इंस्टॉल करो रेडियो एक्टिव डिटेक्शन इक्विपमेंट्स को सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, राइट? कि किसी भी प्रकार का जैसे होता है ना कि कोई भी रेडियो एक्टिव चीज़ जो है वो नहीं आनी चाहिए। न्यूक्लियर हुई, ये सब चीज़ें हुई, राइट? तो या जिसको आईईडी भी हम लोग बोलते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो है वो हमारे पोर्ट्स वगैरह पे नहीं आनी चाहिए। यानी कि टेररिज्म को रोकने के लिए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बात की गई। प्लेस ऑफ रेफ्यूजी फॉर शिप इन डिस्ट्रेस। तो काउंसिल ने ये भी डिस्कस किया कि भाई हम एक प्लेस ऑफ रेफ्यूजी जो है वो एस्टैब्लिश करेंगे, जिससे कि जो भी शिप जो हम लोग को देखने को मिलती है कि जो डिस्ट्रेस में है, यानी कि अब जिस भी जहाज संकटग्रस्त हो गया है, उसको सहायता की आवश्यकता है, तो वहां पर शरण स्थल जो है वो बनाया जाए। और ये इनिशिएटिव एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजी जो है मैरीटाइम सेफ्टी को एनहेंस करने के लिए। फिर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है वो लोथल गुजरात के अंदर एस्टैब्लिश करने की बात की गई, जो कि एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम लोग को देखने को मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले भी एक बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका था। 25 कंट्री से ज्यादा कंट्रीज इस पर कोलैबोरेट जो है वो कर रही हैं। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज जो कॉम्प्लेक्स है, ये शोकेस करेगा कि इंडिया जो है वो एंशिएंट पीरियड पे जो है वो इंडिया के पास भी पोर्ट्स हुआ करते थे। आपको पता होगा, लोथल गुजरात, इंडस वाली सिविलाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है। ऐसे ही इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड काफी सारे स्कीम्स हैं, जैसे कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, सागरमाला प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलता है, 2015 में अप्रूव जो है वो किया गया था। मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 का हम लोग को देखने को रहा है। इंडिया को जो है वो 2047 तक डेवलप बनाना है, स्पेशली उसके मैरीटाइम सेक्टर को भी एक ट्रांसफॉर्म करना है, ऊंचाई तक पहुंचाना है। नेशनल वाटरवेज हम लोग को देखने को मिलते हैं कि हमने एस्टैब्लिश जो है वो किए हुए हैं, हमारे रिवर्स इतनी सारी है हमारे पास, उसको यूज में लाने के लिए। ठीक है। अब एक ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये लिख लेना आप। ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म ये डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, टीसीएस और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की मदद से। और ई प्लेटफॉर्म जो है इसका, अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, ई प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन कस्टम ड्यूटीज की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की और ग्लोबल बायर्स की एक ही जगह पर एक साथ रखी जाए। टारगेट ये है कि हमें $2 ट्रिलियन यूएस का वो टारगेट हमने सेट किया है कॉमर्स का, ई कॉमर्स का। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही डोडोस की यहां पर बात हो रही है और रॉड्रिक्स सॉलिटेयर की यहां पर बात हो रही है। अब ये प्रजातियां हैं डोडो और रॉड्रिक्स। डोडो के नाम तो आपने बचपन से जो है वो सुना होगा। तो डोडो जो है गाइस, ये मॉरिशस की एक प्रजाति है, देसी प्रजाति। और रॉड्रिक्स जो है, रॉड्रिक्स सॉलिटेयर, ये हम लोग को रॉड्रिक आइलैंड पर जो है वो देखने को मिलती है। दोनों ही प्रजाति जो है ये उड़ नहीं पाती, डोडो जैसे छोटी सी प्रजाति उड़ नहीं पाती है, राइट? और अब यहाँ पर ही ये प्रजाति इसलिए बची हुई है क्योंकि यहाँ पर इनको इनके शिकारी नहीं है, इनको खा नहीं कोई नहीं पाता, इसलिए बचे हुए हैं यहाँ पर। और डोडो जो है वो 1681 में जो है वो लुप्त हो चुकी थी, और रॉड्रिक्स सॉलिटेयर जो है वो लुप्त हो चुकी थी 1760s में ही।
अब रॉड्रिक सॉलिटायर के बारे में हम बात करें तो इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मतलब ये स्पष्ट यौन द्विरूपता देखने को मिलता है। इसके अगर आप मेल को देखेंगे, नर को देखेंगे तो नर की कलाई पर यानी कि उनके रिस्ट पर एक बड़ी हड्डीदार घुंडी जो है वो शामिल है। एक बोनी नॉब जो है वो हम लोग को बड़ी-सी मेल्स की रिस्ट पे जो है वो देखने को मिलती है। तो ये फैक्ट्स थोड़ा-सा जो है वो ध्यान में रखिएगा, राइट? ठीक है। अब यही वो ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफ़ॉर्म की यहाँ पर बात हो रही है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, तो इसका ऑब्जेक्टिव मैंने अभी आपको बताया, ट्राई करिएगा। इस क्वेश्चन को 120 वर्ड्स में जो है वो लिखने की, 150 नहीं 120 वर्ड्स। तो बस इतना ही था गाइस आज के लिए, और माफ़ी चाहूँगा आज थोड़ा-सा लेट हो गया ये वाला लेक्चर, राइट? चलिए मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।